गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है शुक्रवार 6 जनवरी 2023। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 26वां अध्याय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जो जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्यों के लिए। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि भारत की भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील को सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। उच्चतम न्यायालय का गठन। इस समय उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित थी। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की। 1960 में 13, फिर 1977 में 17 और फिर 1986 में 25। न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। परामर्श पर विवाद। उपरोक्त उपबंध में परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं। प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इस तरह यह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठतम न्याय सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद देगा। इस तरह तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है। उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए। इनमें से
अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया है। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। परिणामतः पुरानी कॉलेजियम प्रणाली कार्यरत हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णय 4th जजेस केस 2015 में आया। न्यायालय ने विचार केंद्र आर्थिक नई प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 1950 से 1973 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब A.N. राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। दोबारा 1977 में M.U. बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की अर्हताएं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष का वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। शपथ या प्रतिज्ञान। उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्ति न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने निम्नलिखित शपथ लेनी होगी कि मैं पहला, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अछूड़े रखूंगा। तीसरा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा। चौथा, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 उपबंध बनाए गए हैं। पहला, वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। दूसरा, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का हटाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार पद से हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन की उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों को 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसके दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। न्यायाधीश जांच समिति 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। पहला, निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों
लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। तीसरा, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन करनी होगी। चौथा, समिति में शामिल होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी। पांचवा, यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। छठा, विशेष बहुमत से दोनों सदन में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। सातवां, अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रंगास्वामी 1991 से 93 का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि वह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई। वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है। 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 प्रति माह से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। उन्हें निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार और टेलीफोन आदि भी मिलता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब पहला, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। दूसरा, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दायित्व को ज़्यादा वरीयता देनी होगी। इस दौरान उसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णयत शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है। वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होता है, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय का स्थान, संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। इसका अर्थ यह है कि कोई भी न्यायालय न तो राष्ट्रपति और न ही मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ कहीं और स्थापित की जाए।
न्यायालय की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है और न्यायाधीशों की पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा निर्णित किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है। फैसले खुद न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज्य पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफ़ी अहम है। यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप कार्यकारिणी का मंत्रिपरिषद एवं संसद के विधानमंडल से स्वतंत्र होना चाहिए। इसे बिना डर या पक्षपात के न्याय देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। पहला, नियुक्ति का तरीका। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कैबिनेट न्यायिक सदस्यों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से करता है। यह व्यवस्था कार्यकारिणी के पक्षपात में कटौती करती है और यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति पर आधारित नहीं है। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसका कार्यकाल उसकी दया पर निर्भर नहीं है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को या हटाया या अभिभोग नहीं किया गया है। तीसरा, निश्चित सेवा शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इन्हें उनके द्वारा प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान। इस तरह उनको प्राप्त सुविधाएं पूरे काल तक रहती हैं। चौथा, संचित निधि से व्यय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यकाल, व्यय, भत्ते एवं पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं। अतः संचित निधि संसद द्वारा इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, यद्यपि चर्चा की जा सकती है। पांचवा, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छठा, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्रकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखे। सातवां, अपनी अवमानना पर दंड की शक्ति। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। इसका तात्पर्य है कि इसके कार्यों एवं इसके फैसलों की किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है कि वह अपने पराधिकार, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखे। आठवां, अपना स्टाफ नियुक्ति करने की स्वतंत्रता। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। वह अपनी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। नौवां, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। 10वां, कार्यपालिका से पृथक। संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मामले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। इसका मतलब कार्यकारिणी को न्याय शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। तदनुसार इसके कार्यान्वयन के उपरांत कार्यकारी प्राधिकारियों को
न्यायिक प्रशासन में भूमिका समाप्त हो गई है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का उल्लिखित किया गया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद का उच्च सदन की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है, बल्कि यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्याता एवं गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, मूल अधिकार क्षेत्र। दूसरा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तीसरा, अपीली क्षेत्राधिकार। चौथा, सलाहकार क्षेत्र अधिकार। पांचवा, अभिलेखों का न्यायालय। छठा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सातवां, अन्य शक्तियां। पहला, मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाई के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो पहला, केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के बीच हो, या दूसरा, केंद्र एवं कोई राज्य या राज्य का एक तरफा होना, या एक या अधिक राज्यों को दूसरी तरफ होना। तीसरा, दो या अधिक राज्यों के बीच। उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित हैं। विशेष का अभिप्राय है किसी अन्य न्यायालय को विवादों को निपटाने के लिए इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में दो बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं है। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामलों को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। पहला, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। दूसरा, कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। तीसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद। चौथा, वित्त आयोग के संदर्भ में मामले। पांचवा, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता। छठा, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद। सातवां, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया। दूसरा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। संविधान ने उच्चतम न्यायालयों को नागरिक के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और नागरिकों को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। हालांकि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में यह उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसे सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसलिए मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में मूल न्याय निर्णय क्षेत्र
से संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की मूल न्याय निर्णय क्षेत्र भिन्न है। पहले मामले में यह उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती तथा दूसरे में विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त पहले मामले में विवाद किसी नागरिक और सलाहकार केंद्र या राज्य के बीच होता है, जबकि दूसरे मामले में इकाइयां संघीय, केंद्रीय या राज्य होती है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, उन अन्य उद्देश्य से नहीं। जबकि दूसरी तरफ उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इसका अभिप्राय है कि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को इस उद्देश्यों के लिए न्यायाधीश की शक्ति प्रदान कर सकता है। तीसरा, अपीली क्षेत्राधिकार। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है, जो अपीली की उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा, दीवानी मामलों में अपील। तीसरा, आपराधिक मामलों में अपील। चौथा, विशेष अनुमति द्वारा अपील। पहला, संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करें कि मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है, जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है। अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा, दीवानी मामले। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय के किसी भी मामले को लाया जा सकता है, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे। पहला, मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है। दूसरा, ऐसे प्रश्न है कि जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। मूलतः 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया है। तीसरा, आपराधिक मामले। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है, यदि उच्च न्यायालय ने का आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दी हो। ख, किसी अधीनस्थ न्यायालय में मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया हो, उसे सजाए मौत दी गई हो। ग, यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपील अधिकार स्वरूप आती है, अर्थात उच्च न्यायालय के किसी प्रमाण पत्र के बिना। परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया हो, तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोप व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई गई हो। ब, स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा सुनाई हो। इस तरह उच्चतम न्यायालय का अपीली न्याय क्षेत्र सभी दीवानी एवं आपराधिक मामलों में विस्तारित है। जहां भारत के संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय से अपीलों पर क्षेत्राधिकार था, परंतु जो उपरोक्त वर्णित उच्चतम न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आता हो। चौथा, विशेष अनुमति द्वारा अपील। उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे, जो किसी भी फैसले से संबंधित मामलों से जुड़ी हो।
फैसला किसी न्यायालय या पंचाटों से संबंधित हो। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 बिंदु हैं। पहला, यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम। तीसरा, यह किसी भी मामले में संबंधित हो सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि। चौथा, इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर। इस तरह इस उपबंध का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है और इसकी पूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में निहित है। इस शक्ति के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय स्वयं एक अनोखी और अधिग्रहण शक्ति होने के नाते इसका प्रयोग सावधानी के साथ विशेष परिस्थितियों में बिरले रूप में ही करता है। इसके आगे यह संभव नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करे। चौथा, सलाहकार क्षेत्राधिकार। संविधान अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। अ, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर। ब, किसी पूर्ण संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह देती है। इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। अब तक 2013 में राष्ट्रपति द्वारा अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जो कि परामर्शिक क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले संदर्भित किए गए हैं, जो कि कालानुक्रम से निम्नवत हैं। पहला, दिल्ली विधिक अधिनियम। दूसरा, केरल शिक्षा अधिनियम। तीसरा, बेरूबारी संघ 1960। चौथा, समुद्र सीमा सुरक्षा अधिनियम। पांचवा, विधायिका के विशेषाधिकार से संबंधित केशव सिंह मामला। छठा, राष्ट्रपति चुनाव। सातवां, विशेष न्यायालय विधेयक। आठवां, जम्मू और कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम। नौवां, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण। 10वां, राम जन्मभूमि मामला। 11वां, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया। 12वां, प्राकृतिक गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित विषयों पर केंद्र तथा राज्य की विधायी सक्षमता। 13वां, चुनाव आयोग के गुजरात विधानसभा चुनाव को स्थगन करने का निर्णय की संवैधानिक वैधता। 14वां, पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधित अधिनियम। 15वां, 2G स्पेक्ट्रम के मामले में आया निर्णय तथा प्राकृतिक संसाधनों के सभी क्षेत्रों में नीलामी को बाध्यकारी बनाए जाना 2012। 5वां, अभिलेख का न्यायालय। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इस अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। दूसरा, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड या दोनों शामिल है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने का यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, पंचायतों को भी प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश, न्यायालयों की अवहेलना, जबकि आपराधिक मामले का मतलब है किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना, पहला जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना या उसे बदनाम करना। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना। तीसरा, न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना। हालांकि किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन या उसका वितरण न्यायिक कार्यवाही रिपोर्ट का निष्पक्ष, उचित आलोचना और प्रशासनिक दिशा में इस टिप्पणी को न्यायालय की अवमानना में नहीं माना जाता है।
छठा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधायी व कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता की जांच की जाती है। इन्हें अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें अविधिक, असंवैधानिक व अवैध, बालित व शून्य घोषित किया जा सकता है। तदुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सातवां, अन्य शक्तियां। उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे पहला, यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। दूसरा, यह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है। यदि यह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तीसरा, अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति इसे है। इस तरह यह अपने पूर्व के फैसलों पर अडिग रहने को बाध्य नहीं है और सामुदायिक हितों व न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसले ले सकता है। संक्षेप में, उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय में अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले से हटकर फैसला दिया। केशवानंद भारती मामला 1973, गोलकनाथ मामला 1967। चौथा, उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय में एक दूसरे से स्थानांतरित भी कर सकता है। पांचवा, इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालय के लिए बाध्य होंगी। इसकी डिक्री या आदेश पूरे देश पर लागू होगी। सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं। छठा, यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान के विभिन्न उपबंधों एवं इसमें निहित तथ्यों के अंतिम रूप से प्रदान करता है। सातवां, इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसका देश के सभी न्यायालय और पंचायतों की क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों में संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्ति अन्य मामलों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में निर्धारित किया जाता है। पहला, वरिष्ठ अधिवक्ता। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। न्यायालय ऐसे किसी भी अधिवक्ता को जो उनकी नज़र में ख्याता विधिवक्ता हो, कानूनी मामलों पर पारंगत हो, संविधान का विशेष ज्ञान रखता हो और बार की सदस्यता प्राप्त हो, उनकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता बिना अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड के बिना बहस में उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसा अधिवक्ता किसी अधीनस्थ मामले या अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ के पेश नहीं हो सकता है। वह प्रार्थना व शपथ पत्र के संबंध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई सामान्य प्रारूप कार्य या सलाह या साक्ष्य लेने या किसी प्रकार का प्रसार कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है, परंतु यह निषेध किसी कनिष्ठ के साथ परामर्श में ऐसे किसी मामलों के निपटान से संबंधित नहीं है। दूसरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं। ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। तीसरा, अन्य अधिवक्ता। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य के बार काउंसिल में दर्ज होता है। ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं तथा बहस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है।